हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वायु दाब की पेटियाँ। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पृथ्वी को लें तो इसको जो है विभिन्न भागों में बांट के हम इसकी जो है संरचना को समझ सकते हैं कि ध्रुवीय उच्च दाब जो होगा ऊपर साइड होगा, जो जनरली देखने को हमें मिलता है, और अर्ध ध्रुवीय निम्न दाब और उसमें उच्च दाब, और बीच में जो होगा विषुववर्तीय निम्न दाब देखने को मिलेगा 0 सेल्सियस पे। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। अगर हम 60 यानी 66 1/2 जो है डिग्री नॉर्थ के साइड देखें तो यहाँ पर जो है अर्ध ध्रुवीय निम्न दाब हमें देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अधिक दाब को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो 45 तक चलेगा, लेकिन 45 और 35 के बीच में कोई दाब नहीं रहेगा। लेकिन 35 से 23 1/2 डिग्री पे अगर हम देखें तो यहाँ उत्तरपोषण उच्च दाब को हमें देखने को मिलेगा। और 23 से 10 नॉर्थ के साइड अगर देखें तो यहाँ पर कोई आपको प्रेशर नज़र नहीं आएगा। लेकिन वही बात अगर हम 10 नॉर्थ से लेके हम 10 साउथ तक चले और बीच में जो है 0 डिग्री के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर विभिन्न निम्न दाब जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। यदि हम नीचे की तरफ चले तो हम पाएंगे कि वायु दाब की पेटियाँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ध्रुवीय उच्च दाब से हम निम्न दाब की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसका थोड़ा सा विषमताएँ एक जैसे ही नज़र आएंगे, लेकिन ये थोड़ा विशिष्ट होगा क्योंकि हम उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें उच्च दाब जो होगा काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शाएगा और इसके अर्ध ध्रुवीय निम्न दाब सेम ही रहेगा। यानी ये जो है पृथ्वी का जो बनाया गया वायुमंडल दाब की पेटियाँ हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से भी और आपके समझ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। धरातल पर जो वायु दाब की जो पेटियां हैं मुख्य रूप में पाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं को जो है वायु दाब पेटी कहा जाता है क्योंकि इनकी विषमताएं भरी रहती है। वायु दाब का पेटियों के रूप में जो है वितरण केवल जो है सैद्धांतिक नमूना के तौर पे देखा जा सकता है। वास्तव में वायु दाब की पेटियां जो है धरातल पर हमेशा इस प्रकार नहीं मिलती है और इस बात की चर्चा हम आगे करेंगे कि जो है वास्तविक वायुदाब की पेटियां आदर्श वायुदाब पेटियों से किस प्रकार भिन्न है। तो ये काफ़ी महत्वता को दर्शाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें संसार की तो संसार में पाई जाने वाले वायुदाब के आदर्श जो है 4 पेटियां हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी संसार में पाई जाने वाले वायुदाब के आदर्श पेटियों को 4 भागों में विभक्त किया गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है। पहले की बात करें तो ये बात साफ होता है कि विषुववर्तीय निम्न वायुदाब पेटियां होती है। उसका दूसरे की हम बात करें तो उत्तरपोषण उच्च दाब पेटियां होगी। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये जो होगा अर्ध ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां होगी। कहते ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के विषय में जो है आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये जो हमने 4 पेटियां पढ़े इनकी क्या विशेषता थी। कहते हैं किस तरह से जो है ये हमारे लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्णता दर्शाता है। तो चलिए इनके विस्तार पूर्वक जानने की हम कोशिश करें कि आखिर जो है विषुववर्तीय निम्न वायुदाब पेटियां होती क्या है। तो हमारा पहला तो यही बात आता है कि विषुववर्तीय निम्न वायुदाब पेटियां होती क्या है। तो जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं, भूगोल के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये टॉपिक और इसी रिगार्डिंग इनको जो है 4 पॉइंट को जो है अध्ययन करने की आवश्यकता है। कहते हैं विषुववर्तीय वृत्त पर सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत पड़ती रहती है, यानी सारे साल जो होते हैं इसके जो सूर्य की किरणें जो होती है लंबवत पड़ती है और इस कारण विषुववर्तीय क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। यानी जितना गर्म होगा वायु उतना ही ऊपर की तरफ उठेगा, जिसे यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, इस वायुदाब की पेटियों का जो विस्तार 10 डिग्री उत्तरी और 10 दक्षिण अक्षांशों के बीच में देखने को मिला है। जैसे कि हम अभी जो है डायग्राम मानचित्र भी किए थे, जो इसमें हमने भूगोल के चित्रों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा भी किए थे और समझने की कोशिश किए थे। तो यहाँ पर 10 और 10 उत्तरी और दक्षिण के बीच में अक्षांश के बीच में जो वायु पेटियों के जो विस्तार काफ़ी महत्वपूर्ण था। बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर वायु की गति संवहन धाराओं के रूप में मुख्यतः ऊर्ध्वाधर होती है और क्षैतिज गति प्रायः नहीं होती है। इसलिए इन पेटियों को पवनों के अभाव में शांत पेटियाँ या डोलड्रम भी कहा जाता है। यानी इसको शांत पेटियां या डोलड्रम भी कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पेटियां पवनों को जो है अभिसरण क्षेत्र है क्योंकि
उष्पोषण उच्च दाब से पवनें यहाँ आकर मिल जाती है और इस पेटियों को जो है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ भी कहते हैं, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत काफ़ी जरूरी भी है। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। यानी दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसमें है उत्पोषण उच्च दाब पेटियाँ। यानी उत्पोषण उच्च दाब पेटियाँ का दोनों गोलार्धों में विस्तार आयन रेखाएं यानी कर्क और मकर वृत्त से 35 डिग्री अक्षांशों तक है। उत्तरी गोलार्ध में इस पेटियों का नाम जो है उत्तरी उष्पोषण उच्च दाब पेटियों के नाम से जाना जाता है और दक्षिण गोलार्ध में इसे दक्षिणी उष्पोषण उच्च दाब पेटियां भी कहा जाता है। उत्पोषण उच्च दाब पेटियों के बनने के कारण यह है कि विषुववर्तीय क्षेत्र से उठी गर्म वायु पृथ्वी के घूर्णन से ध्रुव की ओर बढ़ने लगती है। यानी आप समझ गए क्या कहना चाहता है कि उच्च दाब पेटियों के बनने के कारण यह है कि विषुववर्तीय क्षेत्र से उठी गर्म वायु जो है पृथ्वी के घूर्णन से ध्रुव की ओर बढ़ने लगती है। उत्पोषण क्षेत्र में आकर वह ठंडी और भारी हो जाती है। जैसे उत्पोषण क्षेत्र में आता है काफ़ी ठंडी और भारी हो जाता है, जिससे वह नीचे उतरकर इकट्ठी हो जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और इस क्षेत्र में भी परिवर्तनशील हल्की पवनों के साथ शांत की दशाएं विद्यमान रहती है। प्राचीन काल में घोड़े से लदे जहाज पर जब इस पेटियों से गुजारते थे तो यहाँ शांत दशाएं के कारण जहाज का आगे बढ़ना काफ़ी कठिन हो जाता था। तो ये जनरल सी बात है, आपने भी कभी वायु का जो है प्रकोप को सहा है और देखा है कि आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है जब इस तरह के जो है पेटियाँ बनती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अंततः घोड़े को समुद्र में फेंक कर जहाज को हल्का कर दिया जाता था और इसी तथ्य के कारण इस पेटी को जो घोड़े का अक्षांश यानी अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अब देखिए वहाँ पर घोड़ों को समुद्र में फेंका जाना कहते हैं ये अलग बात को दर्शाता है और इन्हीं कारणों के कारण जो है इसका नाम जो है घोड़े का अक्षांश यानी अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये पेटियाँ पवनों के जो है अपसरण क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ से पवनें जो है विषुववर्तीय और अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर जाती है, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। अगर हम अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों का उत्तरी गोलार्ध में विस्तार यानी 45 डिग्री उत्तर अक्षांश से अंटार्कटिका वृत्त तक है और दक्षिण गोलार्ध में 45 दक्षिण अक्षांश से जो है अंटार्कटिका वृत्त तक है। उत्तरी और दक्षिण गोलार्धों में इन्हें क्रमश उत्तरी अधोध्रुवीय और निम्न दाब पेटियां और दक्षिणी अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियां भी कहते हैं और इन पेटियों में ध्रुव और जो उष्पोषण उच्च दाब क्षेत्र में पवनें आकर मिलती है और ऊपर ये उठ जाती है। इन आने वाली पवनों के तापमान और आर्द्रता में बहुत काफ़ी अंतर होती है और इस कारण यहाँ जो है चक्रवात या निम्न वायुदाब की दशाएं बन जाती है। निम्न वायुदाब के इस अभिसरण क्षेत्र को ध्रुवीय वर्तांग भी कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। अगर हम चौथे पॉइंट और अंतिम पॉइंट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चौथा पॉइंट यही दर्शाता है कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां कहते ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। यानी ये बात क्लियर है कि ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है और यहाँ सूर्य किरणें का जो है आयतन कोण न्यूनतम होता है। यानी सूर्य की किरणों की जो आयतन कोण होता है वो न्यूनतम होता है और इस कारण यहाँ सबसे कम तापमान पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब के कारण जो होता है यहाँ पर सबसे कम तापमान पाए जाना भी एक बहुत स्वाभाविक बात बनती है। और निम्न तापमान होने के कारण वायु सिकुड़ती है और जो उसका घनत्व बढ़ जाता है, जिससे यहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसे उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां और दक्षिण गोलार्ध में इसको दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में ये बहता है उसी तरह से उसका नाम जो है पड़ा हुआ है। इन पेटियों से पवनों जो है अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाता है। वास्तव में वायुदाब पेटियों की यह स्थिति स्थायी नहीं है और सूर्य के आभासी गति कर्क वृत्त और मकर वृत्त की ओर होने वाले
परिणाम स्वरूप से जो है पेटियां जुलाई में उत्तर की ओर और जनवरी में दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि सूर्य की आभासी गति कर्क वृत्त और मकर वृत्त की ओर होने वाले परिणाम स्वरूप ये पेटियां जुलाई में उत्तर की ओर और जनवरी दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तापीय विषुववर्तीय रेखाएं जो सर्वाधिक तापमान की पेटियां हैं वो भी जो है विषुववर्तीय वृत्त से उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तापीय जो है विषुववर्तीय रेखाओं को जो है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर और शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसकने के परिणाम स्वरूप सभी वायुदाब पेटियां भी अपनी औसत गति से थोड़ा उत्तर और थोड़ा दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है, बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है, इसको जानना आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा कि तापीय विषुववर्तीय रेखाओं शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर और शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसकने की परिणाम स्वरूप सभी वायुदाब पेट अपनी औसत स्थिति से थोड़ा उत्तर तथा थोड़ा दक्षिण की ओर खिसक जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। यानी हम इस बात पे अगर डिस्कस करें कि सारे जो हम बातें को जो हमने इसमें पढ़ा जाना समझा उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। अगर आप इन पॉइंटों को भी अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो करीबन जो है आप काफ़ी महत्वपूर्णता को जो है दर्शा सकते हो एग्जाम में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दर्शाया गया है कि उद्घोषण उच्च वायुदाब पेटियों को घोड़े का अक्षांश यानी अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, उत्पीड़न कटिबंधीय क्षेत्रों में वायु के नीचे उतरने और उसके इकट्ठा होने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है, जो कि काफ़ी स्वाभाविक बात दर्शाता है। अगर अर्ध ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्र और उद्पोषण क्षेत्र से आने वाली पवनों के मिलने से यहाँ चक्रवर्ती दशाएं विकसित हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। उच्च वायुदाब पेटियाँ शुष्क है और निम्न वायुदाब पेटियाँ नम्न है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। सूर्य की आभासी गति उत्तर और दक्षिण की ओर होने के कारण तापीय विषुववर्त रेखाएं भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती ही रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूर्य की आभासी गति उत्तर और दक्षिण की ओर होने के कारण तापीय विषुववर्त रेखाएं भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। ठीक है, तापीय विषुववर्त रेखाओं को खिसकने के कारण वायुदाब पेटी भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, ये अगर इन पॉइंटों को भी अगर दिमाग में रखते हैं तो काफ़ी जो है अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में कर सके। तो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक ऋतुओं के अनुसार जो है वायुदाब का वितरण। देखिए, ऋतुओं के रिगार्डिंग जो है वायुदाब का वितरण किस क्षेत्र में कैसा है ये जानना हमारे लिए काफ़ी रोचक रहेगा कि जो कहते हैं सीजन वाइज अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन करें दबाव का तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर धरातल पर वायुदाब का वितरण एक स्थान से दूसरे स्थान है और एक ऋतु दूसरे ऋतु में बदल रहा होता है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और जलवायु पर अवश्य पड़ता है। तो ये ज़रूरी बात भी है क्योंकि वितरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर होगा तो ऋतुओं के दूसरी ऋतुओं के में बदलना एक स्वाभाविक बात रहेगा और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और जलवायु पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम वायुदाब के जो है क्षैतिज वितरण का अध्ययन जो समदाब रेखिक मानचित्र द्वारा कर सकते हैं। कहते हैं समदाब रेखिक मानचित्र तैयार करते समय सभी स्थानों का वायुदाब समुद्र तल पर जो है उतारा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वायुदाब के क्षैतिज वितरण से ऊंचाई जो वायुदाब को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है निकाल देती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या कारण है कि इसमें जो यही बात दर्शाई जाती है कि अगर हम इसके जो है अध्ययन करें अगर समदाब रेखिक मानचित्रों को तो कहते हैं समदाब रेखिक मानचित्र तैयार करते समय सभी स्थानों पर जो है वायुदाब समुद्र के तल पर उतारा जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है कि वायुदाब के क्षैतिज वितरण में ऊंचाई जो वायुदाब को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक से निकाल देता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर यदि हम बात करें अगले पॉइंट की तो यहाँ पर दर्शाता है कि जनवरी की वायुदाब दशाएं क्या होगी। देखिए, जनवरी की वायुदाब दशाएं काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। जनवरी में सूर्य की दक्षिण की ओर खिसकने के साथ विषुववर्तीय निम्न वायुदाब पेटी भी अपनी औसतन जो है स्थिति को जो है कुछ दक्षिण की ओर खिसक जाती है और इस समय सबसे कम वायुदाब के क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इसका कारण यह है कि स्थल भाग जलीय भाग की अपेक्षा जल्दी और ज़्यादा गर्म हो जाता है। उद्पोषण उच्च वायुदाब के क्षेत्र जो है दक्षिणीय गोलार्ध में महासागरों पर पाए जाते हैं और यहाँ उच्च दाब की पेटी अपेक्षाकृत अधिक गर्म महाद्वीपों के बीच आ जाने के कारण ऐसा होता है
और कई छोटे छोटे भागों में बट भी जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। महासागरों के पूर्वी भाग जहाँ ठंडी धाराएं बहती है, वहाँ पर जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र अधिक विकसित हो जाना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। देखिए यहाँ पर चित्र में जो दर्शाया गया है जनवरी में जो वायु दाब की वितरण किस प्रकार होती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। आप सोचिएगा कि यहाँ पर इंडिया कहाँ पर है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके समक्ष जो है इंडिया का मानचित्र दिख रहा होगा, जहाँ पर निम्न लिखा हुआ है और उसके ऊंचे उच्च लिख रखा है। तो कहते हैं अगर ऊपर सबसे देखा जाए तो उच्च यहाँ पर वायु दाब विकसित होगा, लेकिन हिंद महासागर के साइड जो होगा निम्न वायु दाब विकसित होगी। लेकिन यही क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों में अगर आप जाकर देखोगे तो कहीं निम्न दाब होगा तो कहीं उच्च दाब क्षेत्र विकसित होगा। तो कहते हैं भारत में अगर देखा जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना भारत का जो नक्शा है, जितना भी मानचित्र है, उसमें कोई तरह के जो है प्रभाव को दर्शाया नहीं गया है। सिर्फ थोड़ा सा प्रभाव है कि कुछ क्षेत्र में इसकी जो है असर पड़ती है। तभी तो भारत जो है अलग देशों से माना जाता है और इसकी जो है यहाँ की जो विषमताएं हैं सभी देश को अलग करती है। तो ये काफ़ी जो है डायग्राम भी दिखा रहा है, चित्र भी दिखा रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों में जो है उष्णोष्ण जो अक्षांशों पर उच्च वायुदाब के क्षेत्र मिलते हैं। कहते हैं रशिया के आंतरिक भाग में बहुत ही विकसित उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है और इसके बनने का प्रमुख कारण है आसपास के समुद्र की अपेक्षा महाद्वीप का शीघ्र ठंडा हो जाना, जिससे यहाँ शीत ऋतु में अति निम्न तापमान पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। दक्षिण गोलार्ध में जो है अध्रुवीय जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र वास्तविक निम्न दाब की पूरी पेटी है जो पृथ्वी को घेर लेती है, और यह छोटे छोटे जो है टुकड़ों में नहीं बढ़ती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस अक्षांशों में महाद्वीपों का प्रभाव रहता है। अगर हम उत्तरी की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है अध्रुवीय निम्न वायुदाब के छोटे छोटे क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। कहते हैं एक उत्तरी अंटार्कटिका महासागर के जो है आइसलैंड वाला और निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है दूसरी उत्तरी प्रशांत महासागर का जो है अरनिशियंस निम्न वायुदाब क्षेत्र पर विकसित होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। अगर हम जुलाई की वायुदाब दशाएं की बात करें तो ये साफ हो जाएगा कि जुलाई में सूर्य के उत्तर की ओर खिसकने के साथ जो है विषुववर्तीय निम्न वायुदाब पेटी भी अपनी औसत स्थिति को उत्तर की ओर खिसक जाती है, और अन्य वायुदाब पेटियां भी जुलाई में उत्तर की ओर थोड़ा खिसकती जाती है। तो इस जुलाई का जो वायु दशा है काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। तभी जो है जून जुलाई में आपको काफ़ी गर्मी देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य में के उत्तर की ओर खिसकने के साथ विषुववर्तीय निम्न वायुदाब पेटियां आसानी से जो है विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी जो है भारत में महसूस की जाती है। देखिए जुलाई में जो है इसमें निम्न वायुदाब विकसित की गई है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत के चित्र में देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि जुलाई के समय निम्न वायुदाब यहाँ विकसित हो गया है, जिसके कारण गर्मी काफ़ी चरम सीमा पर रहता है। ठीक है, और कई क्षेत्रों में देखोगे तो उच्च वायुदाब जो है विकसित हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि समय के साथ जो है यहाँ पर जो है वायुदाब अपनी जो है अपना रूप रंग बदलता रहता है। तो यही बात यहाँ पर जो है मौसम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है कि यहाँ मौसम जो है समय के समय जो अपना नया रूप बदलता रहता है, और यही प्रभाव जो है भारत पे देखने को मिलता है। तभी जो है भारत के जो है यहाँ पर अलग अलग जो है सीज़न मिलते हैं। जितना सीज़न इंडिया में होती है वैसे सीज़न कहीं और नहीं देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ अगर हम आइसलैंड निम्न वायुदाब क्षेत्र और जो है अरनिशियंस निम्न वायुदाब क्षेत्र महासागर पर से विलुप्त हो जाते हैं, परंतु ये जो है उन महाद्वीपों पर जहाँ शीत ऋतु में काफ़ी विकसित उच्च वायुदाब क्षेत्र थे, वहाँ अब बहुत बड़े भूभाग पर जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। एशिया में एक तीव्र निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आइसलैंड निम्न वायुदाब क्षेत्र और आइसोलियंस निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है महासागरों पर से विलुप्त हो जाते हैं, परंतु उन महाद्वीपों पर जहाँ शीत ऋतु में काफ़ी विकसित उच्च वायुदाब क्षेत्र थे, वहाँ अब बहुत बड़े भूभाग पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। एशिया में एक तीव्र निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाना एक स्वाभाविक बात है। उत्तरी गोलार्ध को अंटार्कटिका और प्रशांत महासागरों में जो उष्णोष्ण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है उष्णोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र लगातार बदलता ही रहता है। दक्षिण गोलार्ध में इस समय जो है अर्धध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी लगातार जो है बदलता रहता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह महासागरीय निम्न जो है क्षीण
निम्न वायु दाब का छोटा सा क्षेत्र बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर वायु दाब के जो है उतार चढ़ाव देखने को हमें मिल रहा है।